धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर डट गए, कमान संभाल ली थी ना बंगाल चुनाव की, और पहले से ही अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री डटे हुए थे। चुनाव आयोग को तो पहले से ही लगा रखा था। इसके अलावा ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही थी, और इसके अलावा आरएसएस भी लगा हुआ था। और इसके अलावा तमाम राज्य सरकारें जो हैं भाजपा की, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह भी जहां सरकारें, वहां से उठा उठा के लोगों को ले जाकर झोंक रखा था बंगाल में। लेकिन फिर भी बंगाल में जब अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाए, सत्ता नहीं बना पाए, तो लगता है अब उसके बाद उत्तर प्रदेश की अपनी चुनावी ज़मीन को बचाने के लिए भाजपा ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक तस्वीर आई है मथुरा से, और वो तस्वीर पुरानी तस्वीर से जब मिला के धाकड़ खबर ने देखी तो बहुत सारे सवालों को जन्म दे गई। तो पहला सवाल आपके जहन में ये पैदा होना चाहिए कि आज की ताज़ा तस्वीर है क्या, और दूसरा सवाल ये पैदा होना चाहिए कि पिछली तस्वीर है क्या, जिसको मिलाने के बाद कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। तो कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे पहली तस्वीर की तरफ आपको लेके चलते हैं। मथुरा जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसको आप कृष्ण नगरी के नाम से जान सकते हैं। यहाँ जब साधुओं की हत्या हो जाती है तो किसी का खून नहीं खोलता है, ना उत्तर प्रदेश के सीएम का, ना ही भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का। यहाँ का एक थाना है गोवर्धन थाना, जानते हैं ना, गोवर्धन पर्वत के नाम से भी मशहूर है। बड़ा बाजार यहाँ का एक इलाका है। वहाँ की एक जामा मस्जिद है। कल 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 8-9 लोग मस्जिद में घुस जाते हैं और इमाम मोहम्मद इलियास के साथ वहाँ पे मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं। उसके बाद मस्जिद की छत पे चढ़ जाते हैं, तार तोड़ देते हैं, माइक का और लाउड स्पीकर को उतार के ले जाते हैं। अब सोचिएगा, मारपीट की, तार तोड़ा और लाउड स्पीकर उतार के ले गए, आसानी से चले गए, उन्हें कोई रोक नहीं पाया होगा। ये काम कोई 1 मिनट में तो हो नहीं गया होगा, छू किया हो गया। इसके बाद नाराज़ लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठे हो गए, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। जानकारी मिलने के बाद यहाँ के एसपी श्रीश चंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने इमाम साहब की मदद से लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कैसे पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज सुबह लगभग 11 बजे थाना गोवर्धन के बड़ा बाजार स्थित एक धार्मिक स्थल पर कुछ लोगों द्वारा जाकर वहाँ स्थित एक माइक के तारों को हटा दिया गया एवं वहाँ उपस्थित लोगों को धमकाया गया। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है एवं साक्ष्य संकलन करते हुए इस प्रकरण में अधिक कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुन लिया आपने, उनकी ज़बानी ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन अब आपको अखबार की ज़बानी कुछ चीज़ें बताते हैं। यहाँ के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, उनके मुताबिक अखबार में छापा गया है कि इमाम साहब की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक का नाम है सौरभ लंबरदार, ये नाम ज़रा नोट कर लीजिएगा। दूसरा नाम है कान्हा ठाकुर, तीसरा नाम है पवन शर्मा, चौथा नाम है धीरज कौशिक, पाँचवा नाम है दीपक शर्मा, छठा नाम है रॉकी, और उसके बाद डोरी और जय ठाकुर। इन समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी के हवाले से बयान छपा हुआ है। जैसे आपने एसपी देहात को भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इस मामले में ना जी टीम बना दी गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। पर क्या वाकई में पुलिस कार्रवाई करेगी? ना जी, पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस तो असल में इनको पाल रही है ताकि इस मथुरा का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करवा सके। यकीन नहीं यार आपको, अब सबूतों के हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। 3 नवंबर की खबर आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि गोवर्धन थाने की ईदगाह के अंदर 4 लोगों ने घुसकर जो है हनुमान चालीसा पढ़ा और बाकायदा उसका फेसबुक लाइव किया। याद है ना वो तस्वीर, जब मथुरा के एक मंदिर में 2 मुस्लिम लड़कों ने, जो दिल्ली से गए थे बाकायदा सद्भावना उससे करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी, वो तस्वीरें वायरल हो गई थी। उसके बाद तस्वीरें उभरने लगी थी कि जगह जगह मस्जिदों में घुसकर और मज़ार में घुसकर जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, मज़ार को पोत दिया जा रहा था भगवा रंग से, तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही थी। तोड़ फोड़ भी की गई थी कई जगह, आगरा में, उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत में, कई सारी जगह पर की गई थी। तो उसी दौरान की तस्वीर है 3 नवंबर 2020 की। गोवर्धन थाने के अंदर ईदगाह है, वहाँ पे सौरभ लंबरदार जो आज के मामले का मुख्य आरोपी, दूसरा कान्हा ठाकुर, ये दोनों लोग वहाँ भी थे, ये दोनों लोग यहाँ भी हैं। तो किस मुंह से आखिर पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे? तीसरा जो आरोपी था राघव मित्तल था, और इसके अलावा चौथे का नाम छपा था अखबार में कृष्णा ठाकुर। इन दोनों को पुलिस ने चारों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। अब शांति भंग का बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कार्रवाई होती क्या है। देखिए, पुलिस के पास कुछ अधिकार हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लोग क्रांतिकारी होते तो पुलिस क्या करती थी?
घूम रहा था जिसके पास से नाजायज चाकू बरामद हुआ, जेल में डाल दिया। घूम रहा था इसके पास से नशीली पुड़ियाँ बरामद हुई, गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। ये पुलिस के ज़माने से है, अंग्रेज़ों के ज़माने से पुलिस के पास ये अधिकार है। आज भी पुलिस इन अधिकारों का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही एक चीज़ है शांति भंग। शांति भंग की कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास अधिकार है CRPC 151 का, कहते हैं ना 151 में चालान कर दिया जी। 151 में चालान करने के बाद जो आरोपी व्यक्ति हैं उनको पेश किया जाता है SDM के सामने और SDM खड़े खड़े उनको ज़मानत दे देता है, वो जेल वेल नहीं भेजता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस चाहे ये कहे कि साहब इनको जेल भेज दो, तो वो जेल भी भेज सकता है, उसके पास अधिकार है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन के लिए जेल भेज सकता है। 14 दिन से ज़्यादा नहीं वो उनको अंदर रख सकता है। दोबारा सुनवाई होगी, हो सकता है दोबारा भी 14 दिन के लिए रख सकता है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा वो उनको जेल में नहीं रख सकता, ये नियम है। तो इनका शांति भंग में चालान कर दिया गया। जिस वक्त ये लोग गिरफ्तार हुए थे उस वक्त भी इन्होंने इसी तरीके के बयान दिए थे कि इन्हें कोई शर्म नहीं है और ये ऐसा बार बार करेंगे। तो फिर से वही किया है सौरव लंबरदार ने और कान्हा कुमार ने अपने, इस बार पहले 4 ही थे, इस बार इनकी तादाद हो गई 9, और पहले खुली ईदगाह के अंदर चले गए थे, इस बार मस्जिद के अंदर घुस गए, इमाम के साथ मारपीट की, मस्जिद के ऊपर चढ़कर जो है तार तोड़ दिया, लाउड स्पीकर को उतार के ले गए और पुलिस कह रही है FIR दर्ज कर ली गई है। उस दौरान हमने बात की थी वहाँ के गोवर्धन के थानेदार से, पूछा था क्या FIR दर्ज हुई थी, उसने कहा कोई एप्लीकेशन देने नहीं आया। इस मामले में कहा जा रहा है कि इमाम साहब ने एप्लीकेशन दी है। देखना दिलचस्प होगा कि एप्लीकेशन के आधार पे क्या धाराएं लगा जाती है और क्या वाकई में इनको पकड़ा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये कहना कि ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। और आखिर में बात कर लेते हैं इस पे कि जिस तरीके से बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं, लग रहा है कि अभी से 2022 के चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है, भगवा ब्रिगेड ने शुरू कर दी है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी सांप्रदायिकता फैलाएंगे, जितनी नफरतें बढ़ाएंगे, उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश की सरजमीन को, अपनी जो चुनावी सरजमीन है उनको बचा पाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर नहीं बचा, जो विधानसभा चुनाव होंगे 2022 में, तो 2024 में बच पाना भाजपा का मुश्किल है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल चुनाव साबित होगा देश की मुख्य राजनीति का। वो अभी से तस्वीरें उभरने लगी। ये दावा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी कि प्रयागराज से उभरी, वहाँ की वाइस चांसलर कहने लगी कि अजान से मेरे सर में दर्द हो जाता है, नींद खुल जाती है, दिन भर परेशान रहती हूँ। उसके बाद बलिया में आनंद स्वरूप शुक्ला जो मंत्री है योगी सरकार के अंदर, वो कहने लगा मैं अपना कामकाज नहीं कर पाता हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी जगह से तस्वीरें उभरी, जैसे बनारस में एक स्टूडेंट कहने लगा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे दिक्कत होती है, मेरे आसपास की मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आती रहती हैं। बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें उभरी, लेकिन एक भी खबर नहीं आई कि मथुरा में किसी को मस्जिद के लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत है। एक तहरीर भी किसी ने कहीं नहीं दी। इन्हीं लोगों की अगर बात करें कि मान लेते हैं अगर इनको लाउड स्पीकर से दिक्कत थी, तो क्या इन्होंने वाकई में पुलिस को कोई तहरीर दी थी, या रविवार को आए चुनावी नतीजों के बाद सोमवार को जो मथुरा में जो किया गया वो बहुत सोचे समझे तरीके से किया गया। वो कोई संयोग नहीं है, सोचे समझे तरीके से किया गया एक प्रयोग है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।